संचयन, पेज 566। परंतु इस महत्तर विचार के क्षेत्र में यहां खोज करने और आत्म आलोचनात्मक तर्क विचारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचने के लिए कोई कड़ी दर कड़ी तार्किक गति नहीं है। अनुमानों और परिणामों की कोई प्रकट या निहित पद्धति नहीं है। ज्ञान के एक क्रमबद्ध योग या परिणाम पर पहुंचने के लिए विचार के साथ विचार का कोई निर्माण या जानबूझकर संयोजन नहीं है। यहां हम आ गए थे। इंग्लिश के अंदर ये है, बट हियर इन दिस ग्रेटर थॉट देयर इज नो नीड ऑफ ए सीकिंग एंड सेल्फ critical ratiocination, no logical motion step by step towards a conclusion, no mechanism of express or implied deductions and inferences, no building or deliberate concatenation of idea with idea in order to arrive at an ordered sum or outcome of knowledge. Ordered sum or outcome of knowledge. Sum of knowledge, ये क्या है? Ordered sum of knowledge या ordered outcome of knowledge। कि आपके पास, आप किसी भी फील्ड की एक की बात करो, उसके अंदर वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं। नो बिल्डिंग और डेलिबरेट, सोच समझ के आपको जो पद्धति तैयार करनी होती है ज्ञान की, जैसे समाजशास्त्र सिखाया जा रहा है। अब एक छोटी चीज तो है नहीं, उसके अंदर आप कोई विशेष शोध कर रहे हो, आप अपनी शोध को अपने विषय के अनुसार रेस्ट्रिक्ट करते हो, उसी तरीके से पढ़ते हो। मतलब तटस्थ भी इंक्वायरी है तो आप किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप समाज का वर्णन, उस समय की सारी भाषा विज्ञान वगैरह आप टच जरूर करोगे करोगे इस दृष्टिकोण से। आप इसके अंदर ये देखिए कि कोई भी ज्ञान का पक्ष है, जब आप उसकी स्टडी करते हो, वो स्टडी, अरे जितने शोधार्थी हैं और करते क्या हैं, पढ़ते तो हैं ही उस फील्ड का, पर वो सारे विचारों को लेंगे, पर अपने एक जो डेलिबरेट, कि इनको मिला के अब मैंने एक निष्कर्ष यहां तक आया, तो आप उसको कहते हो सम ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज। आप कोई भी स्टडी करते हो, चाहे आप जीव विज्ञान की कर रहे हो, भाषा विज्ञान की करते हो। अच्छा, भाषा विज्ञान की करोगे तो उसके अंदर भी आपको मनुष्य जाति कैसे डेवलप हुई, किन किन एरियाज में किस किस तरीके की उनकी बिहेवियरल पैटर्न थे, ये भी पढ़ने पड़ेंगे। और ये आप चीज साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे, पर साइकोलॉजी वाला अपने निष्कर्ष निकालेगा, भाषा विज्ञान वाला अपने निष्कर्ष निकालेगा। आप हो सकता है कि उस ज्ञान के क्षेत्र के परिणाम या उसकी चीजें यहां अप्लाई करो, पर अपने तरीके से करोगे। तो जो ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज है, आप साइकोलॉजी की स्टडी करवाते ही हो स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर ह्यूमन पैटर्न जो है बिहेवियर का और का, वो सारे की आप स्टडी भी करते हो। पर वो अपना फील्ड है, उसके अंदर आप कोई मेडिकल साइंस आपको जरूरी है तो शरीर की चीजें और ये तो जरूर पढ़ लोगे, तो इसमें कोई मेडिकल साइंस में प्रवेश नहीं करोगे। अगर साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हो आप, ये फील्ड अलग हो गया। तो वैसे ही ये क्या कह रहे हैं
ज्ञान के क्रमबद्ध योग या परिणाम पर पहुंचने के लिए आपने एक तय कर रखा है, मेरे को इस फील्ड के अंदर ये एक विशेष बात निकाल के लेके आनी। आपने पहले से ही आप कोई एक सब्जेक्ट तय करते हो, थीसिस जब करता है या कोई शोध करता है तो अपना विषय एक वो तय कर लेता है। उसके दृष्टिकोण से वो सारी लाइब्रेरी पढ़ता है या जो-जो पुस्तकें हैं, वही अगर दर्शन सपोज़ आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी, अब उसके अंदर फिर आप कहते हो ये वाला दर्शन, उसके दृष्टिकोण से आप और दूसरे दर्शनों को पढ़ते ज़रूर हो। तो ये जो जानबूझकर शब्द है, ये जानबूझ के जैसे उसने जानबूझ के मारी वो वाली बात नहीं है, जानबूझ के मतलब सुचिंतित तरीके से डेलिबरेटली आप अपने विचारों को उस तरीके से रखते हो कि आपके परिणाम की ओर मूव करें। आपकी जितनी लाइनें होती हैं, आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेके चलते हो, उस सब्जेक्ट को भई लिखने के अंदर जैसे आपने एक विषय ले रखा है, जैसे ये लोग रामचरितमानस पे लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई चौपाई है, उसमें माँ श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं पर एक दृष्टिकोण से। इस दृष्टिकोण से माँ श्री अरविंद क्या कहते हैं, उसको लाना, उन चीज़ों को अगर कोटेशंस हैं, उनको रखना, रख के उनकी कनेक्टिविटी बिठाना, उसी सेम कोटेशन को दूसरे दृष्टिकोण से आप पकड़ोगे और उसके कनेक्शंस आप दूसरे तरीके के बना सकते हो। तो ये सारे संयोजन वगैरह बनाना, बना के फिर आप ज्ञान के एक सर्टेन आपने उसके अंदर ला के रखा, इसके अंदर रामचरितमानस में नाम की महिमा। तो यूँ तो माँ और श्री अरविंद का पूरा लिटरेचर है, किस तरीके से जोड़ते हो ये व्यक्ति के ऊपर है और यही विशेषता है। कौन व्यक्ति उसको किस क्रम से रख रहा है, तो ज्ञान के क्रमबद्ध योग या परिणाम। तो आपकी जितनी पद्धतियाँ आप देखते हो, अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसमें तो चलो इंट्यूशन का इनपुट आ गया, पर आप समाजशास्त्र सिखा रहे हो या जितने शोधार्थी हैं वो अपने लेवल की कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो बात है कि विचार को विचार के साथ जोड़ना, अंग्रेजी के अंदर कह रहे हैं, नो बिल्डिंग और डेलिबरेट कॉन्केटेनेशन ऑफ आइडिया विथ आइडिया। कोई भी एक फील्ड से जब आप डील करोगे, आपको दूसरे फील्ड्स के आइडियाज़, उनके जो कॉन्सेप्ट्स या उनके जो भी परिणाम, उनको लाके जितना आपके लिए इस फील्ड में जिसके अंदर आप काम कर रहे हो उसमें आवश्यक हैं। अब व्यापार है, व्यापार के अंदर यूँ तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साइकोलॉजी अपने आप के अंदर एक स्टडी का क्षेत्र है, पर व्यापार के अंदर आप बिहेवियरल पैटर्न वास्तव में आप अगर उसको देखते हो तो आप कहते भैया ये व्यापार ठीक चलेगा। जो व्यक्ति इसके प्रति सेंसिटिव है, वो अपने आप को मोल्ड, रीमोल्ड कैसे करना है वो करता रहेगा। कर तो व्यापार ही रहा है वो कोई डीपर साइकोलॉजी की बात नहीं है। पर उसने वो ऑब्ज़र्व किया और जितने ही फ़ील्ड्स को आप ओपनली ऑब्ज़र्व करते हो, उतना और बढ़िया चल पाते हो। तो बिल्डिंग और डेलिबरेट संयोजन जो है आइडिया का आइडिया के साथ ऑर्डर्ड सम और आउटकम ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज कोई भी हो सकती है। जितनी भी आज पद्धतियाँ पढ़ाई जा रही है, एंथ्रोपोलॉजी है या आपके ये जितने भी हैं, ये सारी की सारी परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स से कई चीज़ें बनी, उनसे आपने ये और चीज़ें बनाई। आपका एक सर्टेन ध्येय है, उस ध्येय के अनुसार सारे ज्ञानों का कितना-कितना आपको चाहिए, कितना समावेश चाहिए, उससे करके आप एक निष्कर्ष, एक ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज के ऊपर पहुँचते हो। ये समझ आ रही है क्या ये बात, देविका जी? हाँ जी। जितनी भी ज्ञान की धाराएँ आज हैं, उनको आप अगर पढ़ते हो, जैसे आपको पढ़ाई जाती हैं, जितने-जितने सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ तक और उसके अंदर जो लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पढ़ते भी हैं, पढ़ के किसी निष्कर्ष पे भी आते हैं। पर वो उनका एक ध्येय साफ होता है कि इसके बारे में, तो अगर पढ़ेंगे भी, बुक्स को रेफ़र भी करेंगे, जहाँ ज़रूरी है उसके अंदर हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। व्यापार यदि पढ़ रहे हैं, तो उसमें संगीत अगर सिखाते हैं, तो उन लोगों की
जो संगीतकार हैं उनकी हिस्ट्री भी बता रहे हैं, पर ये कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं हो गया, जबकि संगीतकारों की जीवनी बताई जाती है। पर इसका ध्येय है दूसरा। तो आप अगर ये देखोगे तो हर फील्ड के अंदर ये अपने आप को कि भई लिमिट करना कि मेरे को ये चाहिए, ये वाला मेरे को इसके अंदर से चाहिए, और इस तरीके से आप ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज इस तक पहुँचते हो। ध्यान अगर दोगे तो आप देख सकते हो सारे फील्ड्स के अंदर इस तरीके का, भई जैसे ये लोग रामचरितमानस पे कर ही रहे हैं, तो उसके अंदर एक सर्टेन चीज़ के ऊपर श्रद्धा, तो श्रद्धा के अंदर ये वाली बात है। इसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ है, नाम की महिमा, इसमें ये वाली बात है। तो सारा पढ़ते हैं पर खोजते कौन से? अभी इस तरीके की चीज़ है, ये ऐसी माँ ने कहाँ कह रखी है, श्री अरविंद ने कहाँ कह रखी है। और ये एफर्ट उतना ही फ्रूटफुल होता है जितना कि आप कितना डीपर लेयर से इसको कर पाते हो। उतना ही कोई एफर्ट जो है उसमें एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, दूसरा उतनी मेहनत नहीं करता, वो चमत्कार पैदा कर देता है। चाहे चिकित्सा के जगत में एक को इंट्यूशन है हाथ के अंदर, वो उसमें एक्सेल कर जाता है। अपने-अपने फ़ील्ड की जिन-जिन को थोड़ी इंट्यूशन होती है, व्यापार में जिनको इंट्यूशन है, वो बेटर करते हैं। शिक्षा में जिनको इंट्यूशन है, वो बेटर करते हैं। कलाकारी हाथ की है, उसके अंदर हाथ में किसको इंट्यूशन है, वो बेटर करता है। खाना पकाने के अंदर कोई आदमी सेम इंग्रीडिएंट्स से वो नाप-तोल इतना नहीं करता, दूसरा बेचारा नाप-तोल करके एकदम डालता है, बढ़िया चीज़ नहीं बना पाता। ठीक-ठीक बना लेता है क्योंकि एकदम नाप-तोल करके वो डालता है, तो ज़्यादा ऑफ नहीं जा सकता। एक ऐसा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं, तो आपका पाकशास्त्र, उस समय वो चीज़ बनानी है, ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज, ये सारा का सारा आप अगर ध्यान दो, तो ये ऑर्डर्ड सम ऑफ नॉलेज के ऊपर आप इस तरीके से पहुँचते हो कि इससे ये ले लिया, उससे वो ले लिया, इससे ये ले लिया। कितना बढ़िया जोड़ पाते हो, व्यक्ति के ऊपर है। उतना ही बढ़िया जोड़ पाओगे जितना भीतर की इंट्यूशन है। पर ये अभी भी अगर लोअर आप वर्किंग में हो, तो हायर वर्किंग में ये चीज़ नहीं होती। ये कह रहे हैं वहाँ प्रक्रिया एकदम चेंज हो जाती है। अभी इसमें एक एग्जांपल अपन ऑर्डर्ड सम का ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि पहले तो वो मेडिसिन्स का जो काम हुआ, अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग उसको ट्रायल एंड एरर और सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ करके करते हैं। जबकि हायर माइंड से, एटलीस्ट हायर माइंड से ही ऋषियों ने किया था, तो उस वनस्पति के सामने गए और उसके सारे उसके गुण धर्म पता कर लिए और सारा काम हो गया। तो दिस कंपैरिजन विल बी मोर फ्रूटफुल, लाइक कि उससे यानी ये ऑर्डर्ड चीज सम है। में तो जो शोध आप करते हो ना, हाँ, आप वही तो कह रहा हूँ लाइब्रेरी ना, को सारी मेडिसिन को मेडिसिन्स वगैरह आप का रेफर अपन करते ने। हो, मेडिसिन हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। पर मेडिसिन अकेली का ज्ञान हो और जीवन का अर्थ चूक जाए व्यक्ति, हो सकता है। वो तो मैं कह रहा हूँ हर फील्ड में इंट्यूशन तो है ही है। वही वो तो खैर आपका सब। मेडिसिन के अंदर डॉक्टर है और उसको ये इंट्यूशन, जो जिस भी फील्ड में आप हो, जितना आपको इंट्यूशन होगा, उतना आप उसके अंदर बेटर कर पाओगे। वो तो आज अगर मान लो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको अगर शरीर का इंट्यूशन है, वो टच करते ही आप वो जितना बेटर करेगा आज भी, ये जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं या कोई भी फील्ड में अच्छा है, वो किताबें तो वही पढ़ी है स्कूल के अंदर जाके। किताबी ज्ञान के कारण वो एक्सेल नहीं कर रहा, उसमें कोई और दूसरी चीज़ है। पर ये होने के बावजूद जीवन का जो मायना है, ये अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें फैकल्टी तो है, ये समझ तो बहुत है, तो यार फिर तूने किया क्या फिर इसका? हायर वाला तुरंत मुद्दे के ऊपर चला जाएगा। अरे अल्टीमेटली कहना क्या है आपका? आपका जीवन का सारांश क्या है? वो सीधे उसके ऊपर जाएगा। तो ये कई सी चीज़ें हैं, पर इस दृष्टिकोण से आप इसको एक को, ये पहले वाली बातें नहीं है। ये जो अभी ऑर्डर्ड सम है, ये जो पहले जो बातें कर रहे थे कि लॉजिक से ऐसे जाओगे, अनुमान और ये करोगे तो इससे ये है, ये अलग-अलग हैं। और यूँ तो माइंड की वर्किंग सारी ही सारी है, पर स्पेसिफाइड है कि यहाँ ये काम में लोगे, यहाँ ये काम में लोगे। यूँ तो अगर क्राइम सीन की कोई स्टडी कर रहा है, तो उसके अंदर भी दूसरी चीज़ें काम में लेता है। उसमें भी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है,
जितनी जरूरी है उतनी वो रेफर कर लेगा। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो चीजें कितनी आती हैं वो सारी आ जाएंगी। आपको अगर इन्वेस्टिगेटिंग कि कैसे आप महारत हासिल कर सकते हो, तो उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर है, वो तुरंत आपको जितना जरूरी है उतना उस ज्ञान की आपको राशि दे दी जाएगी। और यही बात जो भाषा शास्त्री है, उसको जितनी जरूरी है उसको उतनी दे दी जाएगी, ऑर्डर्ड। और उसी सम ऑफ नॉलेज के ऊपर आप पहुंचते हो, क्योंकि विचार के साथ विचार को सोच समझ के जोड़ रहे हो आप, यो थोड़ी कि यो ही निकल पड़े यो ही जोड़ रहे हो, जोड़ने का नहीं हुआ ना उसमें। जोड़ो कैसे? ये आप इस तरीके से कि जो भी लोग इसके पीछे जाते हैं, हर फील्ड में आप ये देख सकते हो। ठीक है, आगे चलें इसके अंदर। देविका जी, इतनी बात तो ठीक है कि ये क्या अंतर है, सारे जितने भी उदाहरण हम ले रहे हैं उनमें अंतर है। हाँ जी। भाई शुरू से लॉजिक की बात करी या फिर आप डिडक्शंस और इन्फ्रेंसेस की बात करी, वो एक चीज है। और क्लैरिटी आप अपने समय से देख सकते हो। इनफैक्ट इसकी सच्ची क्लैरिटी तब आएगी जब कोई दूसरा डायमेंशन आपको खुलेगा। जब वो दूसरा डायमेंशन हायर वर्किंग से खुलेगा, तब आप लोअर को पहचान पाओगे कि अरे ये तो, नहीं तो इतने समझदार लोग वहां तक क्यों नहीं गए। अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदमी है, इंडियन कल्चर के लिए सिंपैथी भी रखता है, फिर और उन आधारों को पढ़ भी रहे हैं, श्री अरबिंदो उनको कोट भी कर रहे हैं, पर इसका जो बना रहे हैं वो श्री अरविंद ही बना पा रहे हैं। वो कालिदास पे लेख लिख रहे हैं, वो तिलक पे, दयानंद पे, इन पे पूरी एक वो लेख लिख रहे हैं। गीता के ऊपर इन्होंने सारा लिख दिया। ये जहां लेख नहीं रख देते हैं, वहां एक बहुत विशेष चीज लेके आते हैं। तो ये एक देखने की आपको एक आभास आएगा कि भी वर्किंग तो कुछ और है। और जितना हम श्योरिटी से ये कहते हैं, धीरे धीरे फिर ये होगा, नहीं यार ठीक है, इस समय सर्विसेबल तो हो सकती है ये बात, अल्टीमेट नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति काफी कुछ नमनीय हो जाता है। वो फिर बाद में कहता है, अभी माँ आप बताओ, क्यों वर्किंग तो आपको आभास हो जाता है अरे कुछ और है। अभी भी आप कितना भी कोई भी स्टेटमेंट आपको लगे ये तो अल्टीमेट है, भीतर से ही आ जाएगा, अरे अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट कुछ नहीं है। विज्ञान कितनी भी थ्योरीज देता हो, उस समय बड़ी कन्विंसिंग लगती हो, एकदम से खंडित हो जाती है। आपके ऊंचे से ऊंचे ज्ञान हैं, ऊंची से ऊंची चीजें सब खंडित हो जाती हैं। हम एक ऐसे बड़े मिस्टीरियस जगत के अंदर हैं। इसीलिए है कि माँ की वर्किंग आपके साथ हो सकती है किसी भी तरीके से, यदि ओपन हो तो आप किसी नियम के अंदर नहीं हो, आपके लिए वो सर्विसेबल हैं। और होता तो किसी के साथ ही नहीं है, काम तो वही हो रहा है जो माँ की इच्छा हो रही है, पर उसको सचेतन आनंद नहीं मिल रहा, उसको चलाया जा रहा है। जो गीता कह रही है यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान इसको चलाया जा रहा है, तो उसका आनंद नहीं आ रहा। और ये व्यक्ति कहता है यार कहाँ तुम नियम कानून बना रहे हो, ये तो सर्विसेबल हैं। आप बहुत ज्यादा रिलीफ में आ जाते हो, पर जब तक ये हायर वर्किंग नहीं होती तब तक रिलीफ नहीं है। इससे ये तो तुरंत में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और आपका जीवन उसका दर्पण है। इतना अगर हमको ये बुद्धि से भी समझ में आ जाए तो बहुत रिलीफ मिल जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं तो इससे व्यक्ति और कोई तो क्या खुद परेशान रहता है। अरे भाई और किसी से तो दूरी कर लेगा, खुद से बच के कहाँ जाएगा? खुद को तो आपको साथ रखना ही पड़ेगा। अगर वही फॉल्टी है तो सहन ही करना पड़ेगा खुद को। यही बात आदमी को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी बुद्धि की ये लंगड़ाती हुई क्रिया उस अज्ञान की क्रिया है। ये सारी जितनी भी, तो आज आपके जितने ज्ञान हैं सो कॉल्ड, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान भी सो कॉल्ड, क्योंकि यदि भीतर से आपको पता नहीं तो कोई भी आपका योग सिस्टम भी है, वो आपके लिए कितना लागू होगा नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन है। अभी तो सब माँ की जो बातें हैं, अभी तक हमारे लिए केवल इंफॉर्मेशन है,
क्योंकि अभी आपका तत्व नहीं बनी वो, कितना बनी उतना रिलीफ में है व्यक्ति। तो हमारी बुद्धि की ये लंगड़ाती हुई क्रिया उस अज्ञान की क्रिया है, जो ज्ञान की खोज कर रहा है, जो त्रुटि से अपने कदमों को बचाने के लिए बाध्य है। बस ये है कि भई ज़्यादा गंभीर एरर में न गिर जाएँ। अपने अस्थायी आश्रय के लिए एक चयनात्मक मानसिक संरचना का निर्माण करने और उसे ऐसी नींवों पर आधारित करने के लिए बाध्य है, अस्थायी आश्रय के लिए एक चयनात्मक मानसिक संरचना का निर्माण करने। अभी आपको जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन है, एथिक्स हैं किसी भी समाज के, वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रदान करता है एक तरीके से साइकोलॉजिकल, कि आप ठीक हो। मैंने एक नागरिक का कर्तव्य है वो पूरा कर दिया। अभी एक इतना बड़ा बैकग्राउंड है हमारे कि आप कंफर्टेबली सो पाते हो। अगर ये वाली चीज़ कि मेरे उचित क्या है, अनुचित क्या है, जब धर्म आपस में क्लैश में आ जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाए, तो अर्जुन की सी स्थिति आ जाती है। वो कह रहा अब कोई गाइडिंग कैनन्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं? जब जीवन में ये क्लैश ऑफ धर्मास, आपके उचित अनुचित जो धर्म हैं, जो सारे के सारे अब आपस के अंदर क्लैश के अंदर आ गए। मारो तो इनको दिक्कत, नहीं मारो तो दिक्कत। क्षत्रिय धर्म का पालन करो तो शिष्य धर्म का खंडन होता है, शिष्य धर्म का करो तो इसका खंडन होता है। तो ये सारे आपस के अंदर आके अभी जो चयनात्मक मानसिक संरचना व्यक्ति के लिए दी गई है, सामूहिकता ने भी दे रखी है। आपकी एक सर्टेन रेस है, एक बैकग्राउंड है, तो आपको बड़ा कंफर्टेबल ये लगता है, हाँ, भी ठीक है। और उसमें आप ये भी जानते हो भी इतना आपने गलत किया, पर इतना तो आपने ठीक किया, अस्थायी आश्रय के लिए। ये यदि सेंस आ जाए कि ये केवल आश्रय है, ये तो बहुत बड़ी लीप हो जाएगी, बहुत बड़ा उत्थान आ जाएगा अगर ये महसूस हो जाए। इवन गुरु भी आदमी अपनाता है तो आश्रय के लिए अपनाता है, कि मैं एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेरे गुरु हैं, मेरे ये हैं। अपने अस्थायी आश्रय के लिए और मानसिक जगत के अंदर तो आपको अगर ये एथिक्स नहीं दिए जाएँ, आप कैसे मूव करो? उचित अनुचित का अगर आपके पास कोई मानक न हो, जस्ट आप विचार करो और आपके एक्चुअल में भीतर से ये कचोट उठ जाए कि तू गलत है, या कोई दूसरा ये कहे कि आप गलत हो, तो आप इसको टैली किस बात से करो कि आप गलत हो भी या नहीं हो। भाई भीतर आपका कॉन्शियंस एक स्तर तक तो एक चीज़ों के बारे में तो बता देगा। अपराध बोध मान लो आपने कहा यार मैंने कौन से किसकी हत्या करी है, मैंने किसी का कौन-सा निवाला छीना है। जो-जो आपको एथिक्स के अंदर सिखाया गया है, तो सबसे नीचे है दंड विधान। तो आप कहते हो नहीं मैं तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मेरे को दंड मिलना चाहिए। उससे ऊपर फिर बाद में नैतिक विधान, कि तूने कृत्य तो ऐसा नहीं किया जिसके लिए दंड मिलना, विधान के हिसाब से तो दंड नहीं मिल सकता। पर नज़दीक एक बच्चा भूख से तड़प के मर गया, तूने उसको सीट नहीं दी या भोजन नहीं दिया, और बस में आप जा रहे हो, कोई लेडी है, उसको आपने सीट नहीं दी। अब दंडात्मक तरीके से तो आपको प्यूनिटिव मेजर्स इसके लिए लिए जाएँगे ज़रूरी नहीं है, पर नैतिक विधान, अच्छा एक आपके होता है नैतिकता के अंदर भी ठीक हो, एस्थेटिक सौंदर्यात्मक विधान की सुंदर बात है ये। तो ये क्या किया तूने? ये सुंदरता थोड़ी है कि नैतिक तरीके से तो आपने सत्य बोल दिया, पर यहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कौन-सा विधान सही है, कौन-सा नहीं है। इनसे धीरे-धीरे व्यक्ति ऊपर उठता है। आप उतने ही मनुष्य हो जितना कि केवल दंड विधान से या इनसे चालित नहीं हो। तो अभी एट लार्ज मनुष्य जाति इस स्तर पे आई ही नहीं। तो आप कहो इसको हम दिव्य बनाएँ और करें, अरे पहले मनुष्य बनाओ।
फिर धीरे-धीरे जाते-जाते आपकी भीतर की आप ये क्या देख रहे हो कि आपकी बाहरी प्रकृति को आपकी पहले तो एथिकल मतलब माइंड है वो कंट्रोल कर रहा है। फिर एस्थेटिक्स, अब एस्थेटिक्स भी एक चीज़ नहीं है, भौतिक एस्थेटिक्स एक है, फिर आपके धीरे-धीरे साइकोलॉजिकल एस्थेटिक्स हैं। ये कोई सुंदर बात हुई? अरे मतलब आपकी पत्नी 2 बच्चों को खाना दे रही है, तो आपके अपने बच्चे को तो एक प्लेट के अंदर डाल के अलग खाना दे रही है और आपके ही परिवार के जो आप देखते हो कि वो उसके साथ भेदभाव का भई तू तो रहने दे, भोजन मैं ही करवाऊँगा इसको। कई बार जब आप ये देखते हो भे अरे! ये क्या बात हुई? भले अगले को सेंस भी नहीं आ रहा हो पर आपने देखा करना ये चीज़ तो यहाँ नहीं चल सकती। एक यहाँ बराबरी का होगा। अच्छा बराबरी जहाँ ज़रूरी नहीं है, अरे ये क्या किया गुरुजी के बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है या गुरुजी को ये चीज़ अपने को देने की ज़रूरत थी। तो अब इसके अंदर आपके सेंस ऑफ यथा योग्य भी आ जाता है। अगर भारतीय संस्कृति हो, अरे तो तुम एक लकड़ी से सारों को कैसे हाँक लोगे? तो इसके अंदर और दूसरी संस्कृतियाँ तो ये तो देख लेती ही हैं कि बच्चा है, बच्चे की नीड है, बड़ा है, बड़े की नीड है। पर चेतना के अंदर ये आप एक रामकृष्ण जी को और एक कोई सामान्य व्यक्ति को एक साथ ट्रीट कैसे करोगे? कि नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। जो आजकल ये है कि देखो, बाबा जी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर उसके पास सुख साधन है, तो आपको पीड़ा क्या है इस बात के अंदर? इनफैक्ट भगवान के मार्ग में है, उसके लिए तो सारे साधन, संसाधन उसके होने ही चाहिए उसके। और इसमें पीड़ा की बात क्या हो रही है? तो ये सारी चीज़ जो सेंस ऑफ एथिक्स है, सेंस ऑफ मोरलिटी है, इस पे भी है, नैतिकता के ऊपर भी एक बुकलेट है अपनी। फिर धीरे-धीरे मतलब आपका एलिवेशन इस पे डिपेंड करता है कि कौन से वाले स्तर से आप अपने कंडक्ट को तय करते हो। खाली दंडात्मक तरीके से तय कर रहे हो, तो फिर बाद में अभी पशु के ऊपर नहीं उठे। ये वाली चीज़ों से आप कर रहे हो, अरे भैया दंड हो चाहे नहीं हो मेरे को तो उचित है वो करूँगा। ये तो आदमी बहुत दुर्लभ है ऐसा, ये तो आदमी दुर्लभ है। और फिर बाद के अंदर जब भीतर का विधान आपके आ गया आध्यात्मिक उस आधार पे चल रहे हो तो उसके ऊपर तो राजाज्ञा ही लागू नहीं होती थी। अरे राजाज्ञा क्या करेगी? राजाज्ञा तो बाहर दंड तो दे देगी। इस पे बेचारे पे इतना बड़ा अंकुश कसा हुआ है अपनी अंतरात्मा का। आपने तो वो काम किए जिससे आपको भैया मैंने ये कर दिया मेरा कर्तव्य मैंने पूरा कर दिया है। ये तो नींद में भी कसा हुआ है। नींद के अंदर भी अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकता। ये राजा कैसे ज़िम्मेदारी ले सकता है कि धर्म में भी उसके मतलब नींद के अंदर भी धर्म को एन्श्योर करे, वो नहीं कर सकता ये काम। आध्यात्मिकता कर देती है। तो अगर आप इतने लेवल तक उठ जाते हो कि जिस गुरु की आप बात कर रहे हो वो सोते, उठते, बैठते, जागते वही आपके है। अब तो आपको कोई धर्म थोड़ी नीचे का क्या लागू होगा आपके ऊपर। तो आप उतने ही स्तर के ऊपर कंडक्ट आपका है, जिस स्तर पे आप इसमें से बरत रहे हो। कुछ है जो अलग-अलग लेवल पे अपनी चेतना की कौन-सी स्थिति में कब है। तो ये है अस्थायी आश्रय के लिए एक चयनात्मक मानसिक संरचना का निर्माण करने। तो एक चयनात्मक आज हमारा समाज का ढांचा है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो वो भी जब वो आपको रेस्ट्रिक्टिव लगने लगता है तो आप कहते हो यार संशोधन की ज़रूरत है। अगर आप इंट्यूशन में होगे तो आप ये कहोगे ये जो इतना आप कह रहे हो श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो हमारे ऊपर अंकुश है एक ज़बरदस्ती का, चयनात्मक मानसिक संरचना और उसे ऐसी नींवों पर आधारित करने के लिए बाध्य है जो पहले से रखी जा चुकी हैं और सावधानी पूर्वक रखी गई हैं, पर जो कभी भी मजबूत नहीं होती। आप कोई स्टडी भी करते हो तो आप सर्टेन चीज़ों का चयन करते हो, चयनात्मक। पर जिन आधारों पे आप उसको एस्टेब्लिश करते हो, हायर माइंड के ऊपर तो वो चीज़ें जिन आधारों पे आप चीज़ों को रखते हो, वो भूमि बड़ी सिक्योर होती है। आपकी इंद्रियों से या इंद्रियों से पहले प्राप्त जो जानकारियाँ हैं या ज्ञान है या जो भी है, उस पे नहीं रखते, आप तो डायरेक्ट परसेप्शन पे रखते हो। इसलिए आपने एक शिक्षा केंद्र की स्थापना करी, वो किसी दूसरे आधार पे करी।
दूसरे व्यक्ति के पास यदि वो आधार नहीं हो तो वो कभी भी नहीं समझ सकता, उसके पास बेचारे के पास वो नेसेसरी ग्राउंड नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आती। जिसके पास श्रद्धा है उस आधार के ऊपर वो निकल पड़ा। मानसिक संरचना वाला व्यक्ति उस आधार को कभी समझ नहीं सकता कि ये क्यों कैसे कर रहा है, वो जानने की कोशिश भी करे। रमन महर्षि का पूरा आप लिटरेचर पढ़ लो, आप वो किस आधार पे, उन्होंने कोई भी व्यक्ति किस आधार पे कर रहा है, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एक बार आपको क्लिक कर जाए तो आप सारी चीज समझ जाते हो, आपको सूत्र मिल जाता है। तो एक ऐसा ज्ञान है जो मिलने के बाद सारी चीजों की चाबी मिल जाती है। और अदरवाइज तो व्यक्ति कितना, कितने लोग हैं जो कितना रीड भी करते हैं, कितना मंथन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ये भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सीरियस हैं, प्राणायाम करते हैं, और जीवन के जो बेसिक मायने हैं वो चूक जाते हैं, अपना बैलेंस ही खो बैठते हैं। कुछ तो ये ध्यान चिंतन ज्यादा करने से अगर थोड़ा सा भी महत्वाकांक्षा या ईगो का पुट है, थोड़ा भी, खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। उसकी बजाय तो जो सामान्य व्यक्ति है वो कम से कम बात करने लायक तो रहता है। मैं इसलिए ये सारी पिक्चर दे रहा हूं कि ये सारे आधार यहां जो है मानसिक संरचना के, वहां, क्योंकि यहां क्या है, जिन आधारों पे आपने नींव रखी, जिन भी ज्ञानों की और की, जो कभी भी मजबूत नहीं होती, फ्लिमजी होती है। यहां आपके जितने ज्ञान है सब टोटल, आप किसी संस्कृति की बात कर रहे हो और आप उसकी निकाल के लेके आए कि भाई मैंने इतनी, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, बहुत पुस्तकें हैं। इनफैक्ट उस समय के जो कंटेम्पररी लोग थे उनकी भी है। और जो अंतरंग वर्णन सुभाष चंद्र बोस का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, दिलीप कुमार रॉय ने किया, या किसी व्यक्तित्व का वर्णन एक डीपर प्रज्ञा का व्यक्ति करता है, कृष्ण प्रेम की बात को दिलीप कुमार रॉय के लिए जो है, तो श्री अरविंद कह रहे इसने तेरी सारी नस पकड़ ली, ये जो रोग तेरा बता रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो जब कृष्ण प्रेम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रों के माध्यम से मैं जितना तेरे से मिला, व्यक्तित्व के रूप में तेरे से लाइव मिलके, बाद में दिलीप कुमार रॉय को कहा, उस चीज को पक्का ही किया, इसमें कोई खंडन नहीं किया। क्या बातें हैं ये, आप कोई किसी संस्कृति को जानते हो, लिखते हो, जो व्यक्ति लिखता है उसमें आधार मजबूत नहीं, क्योंकि वो जिन सामग्रियों के ऊपर लेता है उसका व्यक्तित्व से चूक नहीं रहा ना, व्यक्तित्व की प्योरिटी, सिंसियरिटी हमेशा ही मायने रखेगी। यही बात हम गीता में कर रहे थे, कौन सी चीज किसी पुस्तक को चिन्मय बनाती है, तो उसके सबसे पहले डिस्कशन सबसे लंबे गीता के ऊपर इसी बात पे हैं। इस जगत की विशेषता यही है, इसका अर्थ आप उतना ही निकाल के लेके आते हो जितनी आपके अंदर सिंसियरिटी और प्योरिटी है, बस। अगर ये नहीं है तो ये प्रमाण है, आपके इतिहास प्रमाण है इसका। ये तो मोटिवेटेड है, अगर मोटिवेटेड न हो तो भी आप मजबूत नींव पे कोई कोई चीज स्थापित नहीं कर सकते। बिना डीपर आपके प्रज्ञा हुए कोई भी चीज स्थापित की ही नहीं जा सकती। इसीलिए तो शास्त्रों की, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशंस की इनकी जरूरत होती है, क्योंकि आपकी खुद के पास कोई नींव होती नहीं, तो आपको सपोर्ट्स चाहिए। ये सब सपोर्ट्स हैं कि भाई मैं सही हूं या नहीं हूं। माइंड को बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी जरूरत माइंड की यही है, आपको उचित ठहराना। अगर ये थोड़ा सा भाव आपके भीतर ये आ जाए, नहीं मैं गलत हूं, आप सो नहीं पाओगे। आपकी हर चीज के अंदर से कॉन्फिडेंस है वो जाता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं रहे कि मैं चेयर से खड़ा हो जाऊंगा, तो आपके उस क्रिया में दिक्कत आ जाएगी। अभी आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ कर पाएंगे, उसमें जैसे ही ब्रीच होगी तो आप देखो बिल्कुल हेल्थ टूट जाती है। कर्म करने में आदमी, कि भाई उसका बेटा चला गया, अब उसके सारा कॉन्फिडेंस ही चला गया, और धीरे 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 आदमी खत्म हो जाता है। उसकी नींव ही मजबूत नहीं थी, सेंसरी परसेप्शंस पे थी। और वही हमारे जितने भी ये संत वगैरह हैं वो कह रहे हैं, नींव तुम्हारी इनके ऊपर रखो, चिन्मय शाश्वत,
इटर्नल, इसके ऊपर रखो ना नींव, अंतरात्मा पे रखो, हिल ही नहीं सकती। जितना नजदीक जाओगे उतना और सुदृढ़ आधार है ये। कृष्ण प्रेम कहते थे, मैं बार बार इन चीजों को क्या, ये तो बेडरॉक है। आध्यात्मिकता तो इस चीज की आधारशिला है, ये हिल नहीं सकती। तो अगर आपका आधार ये है, जबकि मानसिक संरचना की कोई भी चीजें कितनी भी अच्छी आपको लगती हो, तो कोई मजबूती उसके अंदर नहीं है। तो अब देख लो, आप जगत में जिन भी चीजों के साथ व्यवहार कर रहे हो वो फ्लिमजी हैं, उनमें कोई मजबूती नहीं है। यही कह रहे हैं, सावधानी पूर्वक तो रखी गई है पर कभी भी मजबूत नहीं होती, कुछ भी मजबूत नहीं है। इनफैक्ट डीपर प्रज्ञा यदि नहीं आई तो आप कैसे मूव करते हो। इसीलिए अज्ञान आपकी सुरक्षा है। अज्ञान एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। यदि थोड़ा सा आपको ये सेंस आ जाए तो अर्जुन वाली सी स्थिति होती है कि क्या करूं, मेरे को बताओ। मेरे तो ये गांडीव वगैरह हैं, सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके दिव्य अस्त्र शस्त्र भी हैं, वो गिर जाएंगे हाथ से। आप बहुत बड़े संगीतकार हो, गांडीव किसको बोलो, आप बहुत ओकल्ट नॉलेज हो, उसकी टंकार से जगत जो है कांप जाता था। आपके शास्त्र तेज से कांप जाता है जगत, पर आपका हिल गया अंदर से विश्वास। अब क्या करो, आपका शास्त्र तेज क्या काम आए, कुछ नहीं काम आता। उसमें तो शरण दूसरी चीज की लेनी पड़ती है, और कोई धर्म काम में नहीं आते आपके, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है इनकी किसी की भी। ये यदि क्लैरिटी आपके आ जाए कि नींव ये तो फ्लिमजी है, अभी क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अज्ञान सुरक्षा कर रहा है। ये जो है ब्लिसफुल इग्नोरेंस, सावित्री जैसे एक जगह शायद कहती है ये, ब्लिसफुल इग्नोरेंस। ये कहीं ना कहीं ये टर्म है श्री अरविंद के साहित्य में। अभी वो सुरक्षा कर रहा है, तो आपको ये सेंस आ जाएगा, अरे मैं तो कामनाओं से ऊपर हूं, मेरे में तो डिजायर ही नहीं है, मेरे में तो यही नहीं है। ये सारी बातें, मतलब कितने लोग बैठ के सीरीज, मेरे में तो अहंकार ही नहीं है, मेरे में ग्रीड ही नहीं है। अरे ढूंढ क्या रहे हो, जिस स्टफ की रोटी बनी है उसको क्या ढूंढना पड़ा है। आटे की रोटी बनाई है, उसमें आटा क्या ढूंढ रहे हो। इसमें न्यूज ये नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार है या ये चीजें, न्यूज तो ये है कि इसके बावजूद कोई डीपर तत्व आ जाता है जो माँ की ओर चलता है। विशेषता तो उसकी है। कहाँ तो डिजायर ढूंढ रहे हो, कहाँ अहंकार ढूंढ रहे हो, ढूंढने की क्या जरूरत है इसकी। तो वेरी स्टफ हमारा बना ही उस चीज का है। हम पढ़ के गए थे कि शरीर जो है वो बना ही इग्नोरेंस का, नेसेंस का है। आपके ढूंढते क्या हो इसको, कि मेरे में ये अहम कहाँ है। अरे यार, मतलब क्या है, मूर्तिमान बने ही हम उस चीज के। विशेषता तो इसके अंदर इस बात की है कि कोई नया तत्व आ जाए, बस। तो इसलिए सारी नींव है, ये मजबूत नहीं है। सावधानी पूर्वक तो रखी गई है कि जैसे कि आपके ये व्यवस्था चलती रहे। इसलिए गीता क्या कहती है, व्यवस्था कब गड़बड़ाती है, जब साक्षी भाव आता है। और साक्षी भाव मतलब जब तक अंतरात्मा प्रादुर्भूत नहीं होती। जिसको मैं देख रहा हूं जगत को, उसको साक्षी नहीं कहते। वो तो सारे शोध कर ही रहे हैं, जो भी शोध कर रहे हैं इतना तो देख ही रहे हैं कि ये क्या बात है। जो सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हैं उतना तो वो देखते ही हैं अपने आप को। कितने कितने लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, सुबह से लेके रात तक अनुशासन मेंटेन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब करते हैं। उसको साक्षी भाव नहीं कहते। गीता में ये साफ साफ है। ये जैसे ही आता है, वो आपकी ये सावधानी पूर्वक रखी गई जो चीज है ना, ये हिल जाती है, गड़बड़ा गड़बड़ा जाती है। नहीं, अगर इतनी मजबूत नींव पे खड़े हो तो कौन व्यक्ति जाएगा गुरु के पास में। उसको ये समझ में आ जाता है, जो भी गुरु के पास जाया है, गया है, इसका मतलब उसको ये समझ में आ गया, हमारे पास कोई आधार नहीं है। तो वो क्या कहता है, पायो जी मैं तो गुरु चरणों में विश्राम। विश्राम पहली बार आता है, अभी नहीं महसूस हो रही है बात विश्राम की, या जितने भी स्तर पे हो रही है। जब ये आपको अब एक अपरिहार्य आवश्यकता महसूस होगी, मां श्री अरविंद के अलावा तो सांस ही नहीं ले सकते।
तब इसका मतलब अब धीरे धीरे कोई दूसरी चीज उदय हो रही है। उससे पहले तो ठीक है, मेक डू विथ कर रहे हैं जगत के साथ जितना ये है, कुछ इमोशंस भी हैं, कुछ ये भी है, वो भी है, चलता रहता है, तैयारी चल रही है। तो मजबूत नहीं होती नींव। मैं ये सारी पिक्चर दे रहा हूं, जगत की नींव बिल्कुल मजबूत नहीं है। जो आपको ये पूरा ढांचा दिख रहा है ना जगत का, जिसमें आपके समाज शास्त्र है, राजनीति है, अर्थतंत्र है, शिक्षा है, ये तो एक कमजोर भूमि के ऊपर है सब टोटल। तो इतनी मजबूत होती तो इसमें थोड़ा संशोधन की बात कर लेते मां श्री अरविंद। जबकि कल रात को हम तो पढ़ रहे थे उसके अंदर, ये तो कभी ज्ञान आ ही नहीं सकता इसके अंदर। तो रात को तो ये कीजिए, डायमेंशन अलग है। ये जब तक नहीं आता, ये चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं है, तो साइकिक की नॉलेज है। यही हम रात को कि माइंड और साइकिक। ये कौन सा पेज था वो? 53 या 4 था शायद। ये है देखो, इसमें साइकिक, इससे ऊपर गए, knowledge and the psychic. It is not a mental knowledge that is necessary. और सारी चीजें ये मेंटल ही हैं, बट ए साइकिक परसेप्शन और ए डायरेक्ट परसेप्शन इन द कॉन्शियसनेस, चेतना में ही आ जाए। ए मेंटल नॉलेज कैन ऑलवेज बी ब्लाइंडेड बाय ट्रिक्स ऑफ द वाइटल। मेंटल नॉलेज तो हमेशा ही उसको तो अंधा बना देती है, वाइटल की ट्रिक्स जो है। कोई रास्ता नहीं है, मतलब ये तो पढ़ाई था वहां, हठयोग कर लो और सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। और ईगो को बहुत अच्छा लगता है, वो सारे साधन संसाधन लाके आपके चरणों में डाल देगा, क्योंकि वो परिवर्धित हो रहा है। ईगो कहां दिक्कत हो रही है उसके, बड़ी सहजता से लाके सारी सिद्धियां डाल देगा आपके कदमों में। पर सिंसियरिटी, वो चीज ही अलग है। द वन थिंग ऑलवेज इज टू लेट द पीस एंड पावर वर्क एंड नॉट अलाउ द माइंड टू सीक आफ्टर थिंग्स एंड गेट डिस्टर्ब। ऑल द वैल्यूज ऑफ द माइंड आर कंस्ट्रक्शंस ऑफ इग्नोरेंस। माइंड की जितनी भी वैल्यूज हैं, ऊंची से ऊंची, बढ़िया से बढ़िया, आप कितना भी विचार करो, अगर भीतर से मां के प्रति चीज नहीं है, अनन्यता, तब तक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस है माइंड और उसके वैल्यूज। इट इज ओनली व्हेन योर साइकिक बीइंग कम्स फॉरवर्ड। और साइकिक बीइंग की क्या पुकार है, ये अपन ने बात करी थी। थोड़ा समय इसको आप, एक ऐसी चेतना आपकी है ये, अरे आपकी निधियां हैं ये, किसी और की थोड़ी है। आप ये देखिए, सारा दिन इमरजेंसीज हमारा खा जाती हैं, और जो सच्चा भाग है आपका, उसके लिए एनर्जी बचती ही नहीं। ऐसी क्या इमरजेंसी है जीवन के अंदर? मतलब हम दौड़ किसके लिए रहे हैं, कि जल्दी मर जाएं? अबे ये दौड़ है किस चीज के लिए? अल्टीमेट रिजल्ट क्या है इसका? तो जब तक साइकिक बीइंग फॉरवर्ड नहीं, दैट यू हैव द ट्रू नॉलेज, फॉर योर साइकिक बीइंग नोज, ये जानता है। तो मैं शुरू पहले दिन से ये बात कह रहा हूं। तो इसके अंदर बाकी, इसके अलावा सारी नींव जो है वो सब कमजोर है, मजबूत नहीं होती, क्योंकि इसे सहज अंतर्निहित जागरूकता की भूमि पर समर्थन प्राप्त नहीं होता। सहज अंतर्निहित आपके अंदर जो लेटेंट है, उसका समर्थन प्राप्त नहीं होता। अब समस्या क्या है इसके अंदर? एक व्यक्ति कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के अंदर चला गया, एक देश ऐसा जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, एक स्थान, सब अंधे हैं। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिगर आउट किया कि ये इसलिए लड़खड़ा रहा है क्योंकि उनकी आंखें थी नहीं, इसलिए आराम से रात को काम करते थे अंधेरे के अंदर। उन्होंने अपना सेटअप बना रखा था। इसको क्योंकि आंखें थी, ये उस सेटअप में गड़बड़ा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, "अरे फोड़ो इसकी जल्दी से, अपने तरीके के बनाओ।" तो आपको अगर परसेप्शन आता भी होगा तो बाहरी जिस जगत में हम हैं, इसलिए ये चयन माँ उसके अंदर कह रही है, 4 ऑस्टेरिटीज, 4 लिबरेशंस। ये तय करो कि आप पुरानी मानव जाति के अंग बनना चाहते हो, उस वो तो हो ही, चाहते क्या, या जो आने वाली है। और उसका आधार तो माइंड नहीं हो सकता, वो तो बता दिया ही। और ये परसेप्शन अगर क्लियर कट आपको आ जाए कि अरे यार अभी तो पता नहीं,
ये इसके प्रति अवेकन भी हो जाओ आप, तो कुछ न कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा। स्पष्ट है देखिए चीजें, और आत्म मंथन अब व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो है, क्योंकि इसे सहज अंतर्निहित जागरूकता की भूमि पर समर्थन प्राप्त नहीं होता, अपितु निश्चेतन की मूल भूमि पर आरोपित किया गया होता है। ठीक यही बात आप इस पत्र से देख सकते हो, वो क्या कह रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ द माइंड आर कंस्ट्रक्शंस ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी तो सारी बातें फिर गड़बड़ हो गई, अगर ये आप मानते हो। माइंड भी नहीं है अभी तो ये कैटर कर रहा है किसकी आवश्यकताओं को? निम्न प्राण और भौतिक विज्ञान भी, जिसको एक तटस्थ इंक्वायरी होना चाहिए, वो इनकी सर्विस पे आ गया। तो यदि आपके अंदर साइकिक चेतना नहीं है तो आप भ्रमित तो हो ही हो। वो आपको कुछ और ही कहेगा, और वो क्या कहेगा वो विशेष आपको ही कहने के लिए आपके पास आपकी विशेष सत्ता है वो। अब सोचिए आपकी निधियां क्या हैं, क्या हो सकती हैं। पर मैंने ये पाया, अगर इसके विषय में अवगत करवाने के का प्रयास भी किया जाए तो व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करे, क्योंकि इतना विपरीत है प्रतीतियां, व्यक्ति को लगता ही नहीं, ये आभास ही नहीं आता। ये तो कोई डीपर कोई चीज हो, वो अंदर से स्पंदन आए, वो सारे आपका चार्ज ले ले जीवन का और एकदम ट्रांसम्यूट कर दे, उसको द्विज कहते हैं। यहां हमारे मन का वह दूसरा तरीका भी नहीं है, जब वह अपनी सर्वाधिक पैनी और सर्वाधिक द्रुत स्थिति में होता है, अर्थात वह एक द्रुत जोखिम भरा पूर्वाभास और अंतर्दृष्टि। मतलब हायर जो माइंड है, उसके अंदर ये दूसरा तरीका भी नहीं है। ये जोखिम भरा क्यों बोल? जोखिम भरा, अब ये जोखिम भरा क्या है देखो, ये क्या कह रहे हैं इसमें, देयर इज नॉट हियर आइदर that other way of our mind at its keenest and swiftest, a rapid, hazardous divination and insight, a play of the searchlight of intelligence probing into the little known or the unknown। ये क्या अर्थ हो सकता है इसका? इसका क्या अर्थ है देविका जी? यहाँ ये तरीका भी नहीं है। There is not here either that the other way of a mind at That its दी नहीं है, that other way, that other way of a mind at नहीं तो its अर्थ चेंज हो जाएगा, तय लगाते ही अर्थ चेंज हो जाएगा। at its keenest and swiftest, हम्म a rapid, hazardous divination and insight, हम्म play of searchlight, a play of the searchlight of intelligence probing into the little known or the unknown। तो कह रहे हैं यहाँ पे मतलब हायर माइंड के ऊपर दूसरा तरीका भी माइंड का नहीं है कि माइंड बहुत ही कीन और बहुत फास्ट होकर और एक बड़े ही खतरनाक तरीके से गेस करने की कोशिश करता है। रैपिड हजार्ड डिविनेशन हो गया ट्राइंग टू गेस। तो वो अपने या वो इनसाइट से कि भाई हाँ मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे अंदर से ये बात आ रही है, और वो बहुत जल्दी कंक्लूजन के ऊपर जाने की कोशिश करता है। A play of searchlight of intelligence probing into the little known or the unknown। उसको known, little known और the unknown, मतलब एक सर्च अपनी इंटेलिजेंट सर्च लाइट से अपने इंटेलिजेंस के थ्रू वो लिटिल नोन या अननोन जिसको वो नहीं जानता, तो उस तक वो बहुत जल्दी गैस करने की कोशिश करता है या बहुत फास्ट चलने की कोशिश करता है। तो ये काम ये हाँ हायर यहाँ पर नहीं करता। हाँ, पर ये क्या हुआ, तो ये हुआ क्या पर ये यही हुआ कि हम बहुत जल्दी इम्पल्सिव, हमें लगता है कि हमें ये ना चीज ना इम्पल्सेस वगैरह नहीं है ये, आप वाइटल को क्यों घुसा रहे हो इसके अंदर? नहीं, माइंड जो है वो बहुत फास्ट एकदम। इम्पल्शन तो वाइटल का है। हाँ जी। हायर जितनी भी चीजें आपके पद्धतियां वगैरह आई हैं, या जो पुस्तकें हैं वगैरह, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस,
और उससे फिर बाद में फटाफट कह रहा है मैंने ज्ञात और अज्ञात को लगा के चार्ट आउट कर दिया है यहाँ। आप खूब प्राणायाम करते हो तो आपके अलग फैकल्टीज खुल जाती हैं। आप देखो इंटरनेट भरा हुआ है इस चीज से, और वो इसको कह रहे हैं हम सेल्यूलर योग भी करवा रहे हैं। वो तो खैर जो हैं सो हैं, पर जेन्युइनली कई लोग ऐसे हैं जिनके ये फैकल्टीज है। बहुत स्विफ्ट माइंड है, इम्पल्सिव नहीं है ये। इम्पल्सिव तो वाइटल की चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका टेक्सचर क्या होगा, क्योंकि हमने जो अभी तक बात करी उससे और ऊपर उठ गया माइंड का ये स्तर। ये वाली बात भी नहीं है, तो ये क्या होता होगा और जगत में ये कैसा दिखता होगा, ये लोग कौन होते होंगे। ये जितनी भी अभी तक बात करी गई, ये जगत में हैं, चारों तरफ यही हैं। ये किन्हीं और चीजों की बात नहीं हो रही, ये हमारे चारों तरफ वर्किंग है वो यही है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट होती है, वो गेस कर लेते हैं। डिविनेशन गैस नहीं होता, पता लगाना होता है। जैसे वाटर डिवाइनर्स होते हैं ना, पता लगा लेते हैं। कई के अंदर वाटर डिवाइनर्स किसको बोलते हैं, कई में एक लेटेंट फैकल्टी है, वो गया और जमीन को सूंघ के बता देगा अरे यहाँ पानी है। देखे हैं मैंने तो ऐसे लोग, दूर से बता देंगे, सारी चीज कर लेंगे। ये भी माइंड के ही प्रोविंस की चीजें हैं ये सारी की सारी। तो स्विफ्ट तरीके से, कीन तरीके से चीज को जान लेंगे। अरे तो तूने जान तो लिया पर जीवन का मुद्दा तो चूक गया। हायर माइंड कोई दूसरी चीज करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका क्या उदाहरण हो सकता है जो ऊपर वालों में नहीं था, उनसे भी अलग करो। नहीं तो अगर वही वाली बात श्री अरविंद, तो फिर आइदर कहने की क्या जरूरत है। देर इज नॉट हियर आइदर, ये भी नहीं है। मतलब कोई चीज तो अलग है कि यहां लोहे की तो कीलें है ही नहीं, यहां कॉपर की भी नहीं है। या यहां पानी क्या, यहां तो ये भी नहीं है। या ये भी है, या ये जो भी, पर मतलब दो चीजें बता, अलग अलग चीज बता रहे हैं। देर इज नॉट हियर आइदर। तो ऊपर जो चीजें गई अभी तक, उनसे ये अलग है। मतलब इनमें क्या अलग आया ऊपर वालों से। जो ऊपर वाले थे वो तो किसी रीजन के ऊपर जा रहे थे, किसी जैसे एक्सप्रेस डिडक्शन, इन्फ्रेंस, सेल्फ क्रिटिकल रेशोनेशन के ऊपर। बट यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को पता है, बहुत ही मतलब उसको इंसाइट है। बट वो जो इंसाइट है वो भी हजार्डस हो सकती है, बहुत जोखिम फटा। भरा क्या है इसमें, क्योंकि वो जोखिम एक भरा क्या हो सकता है। पर तो वो नहीं है, वो तो है वो किसी रीजन के ऊपर तो नहीं है। नहीं, माइंड कीनेस्ट है। रीजन कैसे बात कर रहे हो आप, कीनेस्ट और स्विफ्टेस्ट माइंड है। आप कौन से माइंड के, आप कहां हो। ऊपर वाले तो पद्धतियां, जो शोध वाले लोग, मैं लगभग जो मनुष्य जाति जो जो इंद्रियों की गुलाम है और है, उनकी बातें नहीं है ये। माइंड की वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी। जो तो खाली लट्टू हैं अपने खाने पीने के पीछे, और वो देख भी नहीं पा रहे कि वो लट्टू हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे हम। हाँ जी। अरे भाई ऊपर जितनी भी बातें करी करी, माइंड प्रॉपर की बात हो रही है वो। वही तो, जो पहले आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंस क्या है, जो पहले लिखा है और ये, तो पहले हाँ। जो में वो बता रहे हैं कि जो माइंड है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कि वो सेल्फ क्रिटिकल से वो रिजल्ट के ऊपर कैसे आ रहा है, वो हाँ action से आ रहा है या हाँ लिंक कर रहा है आइडिया टू आइडिया। बट हाँ। इसमें क्या आ गया, इसमें है। ये आपने ये पूछा ना कि जो पहले ऊपर लिखा है और इसमें क्या अंतर है। हाँ तो अब इसके अंदर ये अंतर है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो माइंड है ये बहुत ही कीन और फास्ट है, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, इंसाइट से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसाइट से वो पता लगा लेता है। बट यहाँ पे साथ वो रैपिड हजार्डस भी बोल रहे हैं कि बहुत ये खतरनाक तरीके से वो जान लेता है। रैपिड हजार्डस डिविनेशन एंड इंसाइट। हाँ क्योंकि यहाँ पर फिर वो मतलब उसको, उसने गैस कर लिया या उसने जान लिया, जैसे आप कह रहे हैं ना किसी चीज को देखकर एकदम जान लिया, तो यहाँ वो लॉजिकल स्टेप के ऊपर नहीं आया, यहाँ वो इनसाइट के ऊपर आया कि उसके अंतर से क्या बात आई है।
नहीं, ये लोग कैसे होते होंगे और इसमें खतरा क्या होता होगा? ये वाली खत कैटेगरी में किसको डालें? हम्म, ये कौन है ये? भाई ऊपर जो बता के गए कीन और स्विफ्ट, तो वो भी हो सकते हैं। हाँ विचार जी, से विचार को जोड़ने वाला व्यक्ति धीरे हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। पहले वाले तो हम लोग में ही है, क्योंकि हम लोग लॉजिकली और ना ना, अपने हम नहीं है वो। हम तो दबे हुए हैं प्राण और शरीर से। इसीलिए मैंने कहा लगभग मनुष्य जाति तो उसमें आ जाएगी। मनुष्य जाति कोई दंड विधान से ऊपर उठी है क्या, जो एथिक्स और उसके ऊपर काम कर रही हो? ये कौन है? इसीलिए तो हायर माइंड की वर्किंग, श्री अरबिंदो ने कोई चीज कह दी, वो अल्टीमेट है। और जो दूसरे लोग गीता के ऊपर काम भी कर रहे हैं, और अभी तिलक जी ने लिखी और उसके अंदर आते आते खाली सोशल ड्यूटी को ही और बस तटस्थ तरीके से अपनी ड्यूटी निभाओ, चौथे अध्याय 5वें अध्याय तक आते आते गीता का इतिश्री कर देते हैं। ये किसके अंदर प्रोब कर रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर बैठ के करे, मैं तो निर्वाण के अंदर आजकल ध्यान में जाने लग गया। माता जी ने कहा चलो अपन साथ में करते हैं। इनसिंसियर आदमी नहीं है। माइंड की वर्किंग, पहली बार तो किसी को नोबेल पुरस्कार मिला था यहां, शार्पेस्ट। सामान्य व्यक्ति नहीं, ऋषि बोलते हैं गुरुदेव। वो श्री अरविंद के पास जाते हैं, कहते आपके पास शब्द है, जगत आपके शब्द को ग्रहण करने के लिए तैयार है, आप शब्द दीजिए। आज तक क्रांतियां शब्द से आई हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये हायरार्की भी आप अपने इस नॉर्मल स्तर से सोच रहे हो, और जो कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास। यही मैंने कहा कि हायर टच आ जाएगा तो आपकी लोअर वर्किंग छोड़ेगा नहीं। इतना ध्यान हम इस पे इसीलिए केंद्रित कर रहे हैं कि शायद इसके माध्यम से कोई समय, अभी तो वर्तमान स्थिति दिख जाए तो मगर हम रात को सो नहीं सकते कि हम कहते हैं हमारे में डिजायर नहीं है और हम बने ही उसी स्टफ के हैं। यही तो जोरदार बात है। माइंड की वर्किंग नहीं कर रही है अभी काम। माइंड अगर काम कर रहा होता तो आप ये सोचिए, मनुष्य जाति अपने आप को, जिन समस्याओं के लिए आप समाधान के लिए इतनी बड़ी चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हो, ये पशु की पैदा करी हुई नहीं है, ये तो मनुष्य की करी हुई है। आप पर्यावरण की बात करते हो तो पशु ने थोड़ी करी थी ये। आप जिन समस्याओं की बातें कर रहे हैं, नदियों को साफ करने की बात, शासन तंत्र ढंग से आप क्राइम की बात करते हो, आप जो भी बातें करते हो, ये पशुओं ने तो नहीं करी। तो मतलब एक बेसिक बात तो समझ में नहीं आई कि ये चेतना से जनित है सारी समस्या। और श्री अरविंद ने कह दिया जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होगा, ये समस्या यहीं की यहीं रहेगी। ये बात क्या हमारे समझ में आई? और दूसरों की छोड़ो। अभी इस स्तर तक आओ, ये सारी समस्याएं चेतना से उठी है। मानव चेतना जो है, मानसिक चेतना, उसने अगर बेस्ट भी हो तो भी वो ये समस्याएं पैदा कर देती है, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास हाफ लाइट है, पूरा पता नहीं उसको। अभी तो हम घोर पाशविक, एज इफ प्राणिक शक्तियों ने आके पूरा कब्जा कर रखा हो, धन शक्ति पे पूरा कब्जा कर रखा है। आप कितना भी चाहो तो यही तो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, भी हम चाहते हैं पर दूसरी चीजें जाने नहीं दे रही, ये कब्जा हो रहा है। तो अभी वस्तु स्थिति पहचानो, ये कौन होते होंगे कीनेस्ट और स्विफ्ट, और उसमें ऐसा जोखिम क्या है? क्योंकि ये ये तो सिर्फ खाली हायर इंटेलिजेंस। लाइट से समझ में आएगी यहाँ इन, क्योंकि ये क्लैरिटी तो, माइंड की क्लैरिटी तो ऊपर वाली में ही हो गई। ये तो कीनेस्ट है, कीनेस्ट माइंड्स जो धरती ने देखे हैं, उनमें क्या कमियां हैं उन पद्धतियों के अंदर? कीनेस्ट और स्विफ्ट टेस्ट होगा, वो क्या होगा? ये इंटेलिजेंट लोग हो गए जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है नॉर्मल से।
आप कौन होंगे वो? जैसे मैंने उदाहरण दिया ना अभी आपको, हाँ जी, जैसे हमारे इसमें पॉलिटिशियंस के अंदर ही है, कई लोग बहुत नॉलेजेबल वो है। तो ना वो कोई इंटेलिजेंट है क्या? वो नहीं, कीनेस्ट और स्विफ्टेस्ट, ना जैसे इनसाइट की ना। जैसे शशि कपूर है जो काफी ज्यादा नॉलेजेबल, मतलब अगर आप पर्सन की अरे बात इससे कर। ज्यादा तो आप जय कृष्णमूर्ति का उदाहरण देते तो समझ में आता, जिसको श्री अरविंद कह रहे हैं बिल्कुल हिपोक्रिट है ये तो। उसकी बराबरी तो ये कोई सा ही नहीं करता यूं तो। हाँ जी, और वहीं कृष्ण प्रेम को ये कह रहे हैं कि ये सीधे सत्य तक जा गया है। कहाँ आप, इसीलिए तो जिस जगत में रह रहे हो बड़ा, अब वो जो है सो है। नहीं, बट जो कृष्ण प्रेम है उनको तो हम इसमें नहीं ला सकते ना, क्योंकि उनकी अरे तो। जय कृष्णमूर्ति की बात कर रहा हूं मैं तो। हाँ जी, उसके लिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं, और उसकी बातें आप जो उसके लिए जो कही जा रही हैं आप देखो जय कृष्णमूर्ति को, तो उसमें ऐसा खतरा क्या है? मतलब उस कैटेगरी में लोग कौन से आते हैं और उनमें खतरा क्या होता होगा? क्योंकि तो आपको उनके पता पास चलेगा ये बड़ी बड़ी पद्धतियां जो आ रही हैं या जो हैं, वो वेलेड कर सकते हैं लोगों को, अपनी जो भी उनकी अपनी फिलोसफीज वो तो वगैरह है। करेंगे, वो तो कोई भी करेगा। उसका अपने उपाय भी क्या है फिर बाद में, ये बताओ। उपाय नहीं, आप बट श्री जो अरविंद के पास डायरेक्टली भी वहां नजदीक हो तो भी आप अपने आप से कहां बच जाओगे? वो तो आप पत्र पढ़ो इनके, तो पता चल जाएगा ये वर्किंग बड़ी इंट्रिकेट है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से है नहीं। और उसमें खतरा क्या है? आप कह रहे हो भी दूसरों को वो खतरे में डाल सकते हैं। दूसरे तो मान लो ठीक है, दूसरे तो वैसे भी खतरे में जाने ही हैं। जय कृष्ण मूर्ति ने कौन सा खतरा महसूस होता है क्या? किसको होता है ये खतरा? हमारे खुद के श्री अरविंद के बारे में जो बोलने वाले लोग हैं, उनका अपन सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे देखिए श्री अरविंद जैसे जय कृष्ण मूर्ति, दोनों को मतलब श्री अरविंद के बाद नाम उसका, और आप कह रहे हो ये आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बोलता है। तो हम कह रहे हैं वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अरे तो मतलब किसकी बात कर रहे हो? किसको प्रभावित कर देंगे? अभी तो भेड़े हैं, क्या प्रभावित करना उनका? क्या प्रभावित होना पड़ा है इसमें? उनकी ओर तो वो निहारते हैं कि इन्होंने ऐसी चीज दी। ये तो उनकी तो बातें समझना बड़ा मुश्किल। ऐसा क्या उसमें रैपिड हैजर्डस डिविनेशन एंड इंसाइट आ जाती है? ओशो में क्या पीड़ा है अभी किसी को? भाई अपने अपने व्यू हैं, बुद्ध हैं, उन्होंने एक काम किया, उनकी बात में क्या पीड़ा हो रही है किसी को? क्या दिक्कत हो सकती है? पहले तो इसमें रखें कौन, और उनमें समस्या क्या है? श्री अरविंद ही बता रहे हैं। गीता की शुरुआत में जो इनका इंट्रोडक्शन है, वो थोड़ा पढ़ के भी देखो। कीनेस्ट माइंड्स हैं, फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं धरती के। वही कृष्ण प्रेम जो श्री अरविंद ने कहा कि सीधे सत्य तक जा टकराता है, वही जब गीता की बात करता है, श्री अरविंद ने कहा रे इससे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बेटर करेगा, ये क्या किया? हमको नहीं पता वो कौन से होते होंगे, पर ये इक्वेशन क्या है, थोड़ा इसका विचार करो। कोई जरूरी नहीं है कि हमको कुछ मिल जाएगा, पर हाँ हैं उससे बेटर हो जाएंगे हम। एक तो जल्दबाजी की आदत थोड़ी कम हो जाएगी, और एक सेंस ऑफ कि हाँ मेरे को समझ है उसमें भी थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वही समझ है तो फिर समझ है ही। उसमें कोई चीज आपके व्यवधान जब तक नहीं डालेगी तब तक तो ये शेल है, ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ रोकते हैं, करो विचार, नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे अगर कोई उदाहरण नहीं आता है तो। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। है श्री। जय श्री मां।